जय हिंद दोस्तों, पुनः आप लोग के बीच हम आ चुके हैं। नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बचा है वो सबको लेकर के, और आशा करते हैं कि जो भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड आप लोग पढ़ाए हैं उसको सीख गए होंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के बीच आज भी हम लेके आए हुए हैं, कारण अक्सर ये सारा क्वेश्चन जो आज बताएंगे वो सारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा इसकी वीडियो को अच्छा से देखें और बढ़िया से इस सारे प्रश्न को सीखिए, और यदि परीक्षा में पूछ दे तो इसको जम करके एकदम करके आइए। और बहुत जल्द हम लोग रिपब्लिक डे देखे कि हैं, कुछ दिन पहले हम लोग रिपब्लिक डे मनाए हैं, और रिपब्लिक 77वां रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस जो आप लोग मनाए हैं, मेरे तरफ से भी उसकी आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आशा करिए जो जल्दी से जल्दी सफलता पा करके अपने देश के विकास में आप भी सहभागी बने, और अपने देश का हो, अपने परिवार का हो, अपने समाज के लिए एक पथ प्रदर्शक के तौर पर उभरिए और अच्छा से काम कीजिए। और चलते हैं हम आज का क्वेश्चन आप लोग को बताने के लिए। सीखिए, जब पहला क्वेश्चन हम आप लोग को दिखाने के लिए चल रहे हैं। देखिए, नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड सारा चीज़ है, इसलिए नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आज आप लोग को दिखाने के लिए जा रहे हैं। देखा जाए, पहला क्वेश्चन आज आप लोग को दिया हुआ है जो 584 गुणे 128 गुणे 617 गुणे 413 में इकाई का अंक क्या होगा। क्या दिया है? देखिए, गुणनफल बहुत बड़ी है। देखा जाए, गुणनफल बहुत बड़ी है। थोड़ा हम कलर चेंज कर दें आप लोग के आंसर के लिए। देखा जाए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। हम मल्टीप्लाई करने के बाद, गुना करने के बाद कह रहा है जो भी गुणनफल आएगी उसका इकाई अंक क्या होगा। तो जिस बच्चों को कंपटीशन का नॉलेज नहीं रहे, वो पहली बार यदि फर्स्ट टाइम कंपटीशन तैयारी करने के लिए यदि जाए तो ये सबका गुना करने लगेगा, और सबका गुना करके बहुत ही लंबा चौड़ा गुना निकलेगा, और तब जा करके उसका इकाई अंक पता करेगा, जो बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा जगह बर्बाद कर देगा। इसलिए कोशिश कीजिए पलक झपकते, कंपटीशन कहता है पलक झपकते आंसर लाना है। तो देखिए हम लोग पलक झपकते कैसे आंसर लाते हैं, सो गौर से देखिए। सब संख्या को गुना करेंगे, इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करेंगे, और केवल इकाई अंक ही बचाना है। देखा जाए, इसका इकाई अंक 4 है और इसका इकाई अंक कितना 8 है। 8 चौक 32, 32 में इकाई का अंक क्या बचेगा 2, बस यही ध्यान रखना है। 2 को फिर 7 से गुना करें तो 7 दूना 14, 14 में इकाई का अंक क्या होगा 4, और 4 को 3 इकाई अंक से गुना करें तो 4 तिया 12, तो 12 में इकाई का अंक देखिए लास्टली हमको क्या है, देखिए यहाँ से कर देते हैं 8 चौक 32, तो 32 में इकाई का अंक क्या दिखा 2, जो दिखा उसी को बचाना है। फिर इसको जो है अगला इकाई अंक से गुना किया तो 7 दूना 14, और 14 में इकाई अंक क्या दिखा 4, और अगला 4 से इस 3 को गुना किया था 4 तिया 12, और 12 यानी लास्ट इकाई अंक को यदि गुना करने पर कितना गया 12, और जो इकाई के स्थान पर रहेगा वही मेरा आंसर बन जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर में ए में आपको दिख रहा होगा जो इकाई का क्या 2 दिया है, तो इसलिए इस प्रश्न को गुना करने के बाद गुणनफल में जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आ जाएगा 2 आएगा। तो इसलिए इस टाइप के यदि प्रश्न आए तो इस तरह से आप लोग इकाई का अंक निकाल सकते हैं। चला जाए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही खतरनाक है। देखिए, 2467 के पावर 153 गुने 341 के पावर 72 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। बहुत ही खतरनाक है। 2467 गुने 2467 गुने 2467 कितना 153 बार, 341 गुने 341 गुने 341 कितना 72 बार। हमको तो लग रहा है यदि गुना कर लीजिएगा तो करने लगेगा तो 1.5 घंटा का पेपर होता है, और 1.5 घंटा में आपसे नहीं सॉल्व होगा। इसलिए ये सब प्रश्न को बनाने के लिए कुछ टेक्निक अप्लाई करना पड़ता है, और टेक्निक पिछला क्लास में आप लोग को बता चुके हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या रहे 7 रहे और उसका पावर कुछ भी रहे, उसको तोड़ करके यदि इकाई अंक लाना हो तो क्या बोले थे, उसके पावर को 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेष आएगा वही इसके पावर के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 153 को 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, और 12 यदि कर देंगे तो कितना बचा 3 33, और 33 को यदि 4 से भाग देते 8 चौक 32, शेष कितना बचता है 1, जो शेष बचेगा वही इसका क्या करेंगे पावर कर देंगे। बीच में गुना है तो गुना लिख दीजिए, कोई दिक्कत है। और यहाँ देखिए इकाई के स्थान पर क्या दिख रहा है 1, तो 1 लिखेंगे। और आप लोग को पिछले क्लास में बता चुके हैं जो किसी संख्या के इकाई के स्थान पर
0 रहे, 1 रहे, 5 रहे और 6 रहे तो उसमें क्या होता है, नो चेंज होता है। उसका पावर कुछ भी क्यों न हो जाए उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो यदि इकाई के स्थान पर 1 है, इसका पावर कितना भी क्यों न हो जाए तो उसको तोड़ने के बाद जो है इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसलिए इस संख्या को तोड़ने पर इकाई के स्थान पर 1 आएगा। तो 7 का पावर 1 का मतलब 7, और 7 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 7 ही आता है। तो इस पूरे संख्या को यदि तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 7 आएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 7 है, तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को 7 दिख रहा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो यार नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए यहाँ 1024 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उनमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए। बहुत बारीकी से सीखे, बनाने का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन आप लोग को अभी थोड़ा बारीकी से एक चीज सिखाते हैं। देखिए वर्गमूल आपको निकालने का, देखिए वैसे तो आप लोग को याद है जो 31 का वर्ग कितना होता है, 961। अब 32 का वर्ग कितना होता है, 1024। एक चीज 1020 में क्या जोड़ेंगे तो 1024 होगा 4। तो आंसर आंख मूंद करके हम लोग क्या ऑप्शन नंबर डी मार सकते हैं। चलो भाई 4 जोड़ने के बाद पूर्ण वर्ग बन जाएगी, लेकिन मौखिक कहने से तो काम नहीं चलेगा, बनेगा कैसे वो आपको हमको बताना है। इसलिए सीखिए, वर्गमूल निकालने के लिए हम बोले थे जो 2-2 अंक का जोड़ा ले लेंगे। क्या करेंगे, 2 अंक का जोड़ा ले लेंगे। यहाँ 10 है तो किस संख्या को उसी से गुना करेंगे तो 10 या 10 से कम आएगा, तो 3। तो 3 तो वर्गमूल के लिए ऐसे लिखते हैं, 3 तिया 9, जिससे लेंगे उसको यहाँ भी लिखेंगे 9, इसमें से 9 घटता है तो क्या बचता है 1, ये 3 क्या आ गया 6। अब वर्गमूल में भाग में क्या होता है, 1 अंक उतरता है, लेकिन वर्गमूल में 2 अंक, ये दोनों अंक उतार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी 1020 था, ये 1020, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर 6 है, 6 पर कौन सा अंक रखेंगे जिसको गुना करने पर या तो 120 आ जाए और नहीं तो 120 के जस्ट बाद आ जाए। बाद क्यों आ जाए, हमको न्यूनतम संख्या जोड़नी है। जब कहता घटानी है तो यहाँ पर ऐसा अंक रखते जिसको जो है सो उसी से गुना करने पर या तो 120 आए या 120 से कम आ जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमको जोड़नी है तो उसके लिए 120 आए या 120 के जस्ट बाद आ जाए। देखा जाए तो यहाँ पर 2 ले लेंगे, तो यहाँ भी 2 ले लीजिए और इसको इससे गुना तो किससे लगाए, 2 से, तो 2 दूना 4 और 6 दूना 12। अब देखिए इसमें से यदि इसको घटाएंगे, माइनस यदि करेंगे तो क्या आएगा, -4। इसका मतलब है ये संख्या को पूर्ण वर्ग किसका, 32 का बनेगा। अब 32 का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये संख्या टोटल कितना कम है, 4 कम है। जितना कम रहे उतना यदि जोड़ देंगे तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसीलिए 1024 में यदि ये 1020 में 1020 में यदि 4 जोड़ देंगे तो वो क्या होगा, 32 का वर्ग बन जाएगी। इसलिए न्यूनतम संख्या कौन सी जोड़नी है, डी, ऑप्शन नंबर डी यानी 4 जोड़नी है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, गौर से देखिए, ये वाट के पावर क्या है, 1.6 बटा 24 इजकल टू 9 बटा वाट के पावर 1.4। अब बारीकी से नजर दीजिए, यदि इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो हम लोग क्रॉस गुना करेंगे, यही करते हैं। तो क्रॉस गुना करने के लिए देखा जाए, इससे इसको गुना करेंगे तो देखिए वाट के पावर दिए, और गुना में आप लोग को बताए थे, याद होगा ही, यदि गुना में आधार यदि सेम रहे तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो देखिए वाट और वाट ये दोनों को गुना करेंगे तो आधार क्या होगा, सेम होगा। लिख दें, लिखिए देते हैं एक लाइन, इंटू वाट के पावर 4 इजकल टू 24 इंटू क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों का आधार यदि सेम है तो हम अब ये बोले थे जब पावर जुट जाएगी गुना में, तो यहाँ पर वाट के पावर इस दोनों को यदि जोड़ेंगे तो 3 पॉइंट क्या आता है 0 इजकल टू क्या आ जाता, दिखाइए 216। एक चीज दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है, इसीलिए वाट के पावर क्यू बराबर 216। तो वाट बराबर यदि लिखेंगे, इधर का क्यूब हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। क्या क्यूब रूट, 216, 216 किसका क्यूब होता है, 6 का, तो इसलिए क्यूब रूट 216 का मतलब 6, यानी वाट का मान क्या होगा, 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में आप लोग को दिख रहा है, 6 है, तो डी ऑप्शन में देखिए 6 है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चला जाए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए किसी संख्या को लगातार क्रमशः, देखा जाए लगातार क्रमशः 3 और 5 से भाग, यहाँ पर देखिए 3 दिया है
और यहाँ पर 5 दिया है। 3 और 5 से भाग देने पर क्रमशः 2 और 1 शेष बचता है। कितना? 2 और 1 शेष बचता है। तो कह रहा इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो देखा जाए इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए कैसे निकालते हैं। यदि आपको इस टाइप का प्रश्न आ जाए जो यदि किसी संख्या को क्रमशः, यही पॉइंट को याद रखना है, जो क्रमशः यदि लगा रहे इतना इतना से भाग देने पर क्रमशः इतना और इतना शेष बचता है, उस परिस्थिति में हम लोग संख्या कैसे निकालेंगे वो चीज़ को सीखिए। संख्या निकालने के लिए ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना? 6। इससे इसको क्रॉस गुना कीजिए तो 6 18 और उसमें इसको जाकर जोड़ दीजिए तो 18 2 20। इसका मतलब क्या हो गया? वो संख्या कितनी होगी? 20। और आप ही लोग बताइए इस 20 को यदि 15 से भाग देंगे तो 15 से यदि 20 को भाग देंगे तो 15 का 15 और 20 में से 15 यदि घटेगा तो भाग तो किससे लगेगा? 1 से, लेकिन शेष क्या बचेगा? यहीं पर लिख देते हैं। ये जो संख्या 20 आई है, ये 20 को यदि 15 से हम भाग देंगे तो किससे लगेगा? 1 से, लेकिन शेष कितना बचेगा? 5। तो इसलिए हाँ, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जिसमें 5 दिया हुआ है। तो इसलिए सीखिए यदि इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो हम लोग इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलो आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए कह रहा इतना इतना में 7 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? देखा जाए बारीकी से नजर रखिए। 2437 के पावर 2437 में 7 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? नहीं तो गौर से देखिए, यदि इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो सीधे इसके आधार को ही कितना? 2437 को ही किससे भाग दीजिए? 7 से भाग दीजिए। देखिए भाग देने के बाद देखिए 7 तिया 21, कितना बच गया? 3 और 33 से 7 चौक 28, कितना बच गया? 5 57 और 8 सत्ते 56। भाग देने के बाद शेष कितना बच गया? देखिए 1। तो जितना शेष आ जाए, अब देखा जाए तो 1 आया और 1 के पावर कितना लिखेंगे? 2437। और इस 2437 को किससे भाग देना है? 7 से भाग देना है। तो आज के बाद सीख लीजिए, जो बारीकी से ध्यान दीजिए, किसी भी यदि बेस 1 रहे, पावर कुछ भी रहे, 1 को 1 से कितना बार गुना करे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 ही आएगा। और उसको भाग किससे देना? 7 से। तो 7 से 1 में भाग लगेगा ही नहीं, आखिर शेष बचा कितना? 1। इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखिए, यदि इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो उसके बेस को ही पहले 7 से भाग दे देंगे, जो शेष आएगा उसका पावर लिखेंगे और जो पावर को तोड़ने के बाद जो आएगा उसी को 7 से भाग देने पर देखेंगे किससे लगता है। तो 1 आया, 1 में 7 से लगा नहीं, इसलिए शेष 1 बचा है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए यहाँ पर दिया है जो 54 93 के पावर 200 में 54 94 से भाग देने पर शेष क्या होगा? गौर से देखिए 54 यहाँ पर एक चीज देखा जाए, इसका और इसके आधार में डिफरेंस देख लीजिए। आधार में डिफरेंस कितना? 1 का है। आधार में डिफरेंस कितना का? 1 का है। और यदि बात को समझिएगा बारीकी से, और पावर क्या रहे? सम रहे। पावर क्या रहे? सम रहे। तो सीधे एक चीज बताते हैं, जो जैसे देखा जाए इसमें 1 जोड़ने के बाद कितना आएगा? 54 94 आ जाता नहीं। तो इसीलिए यदि याद रखे ध्यान से, यदि दोनों यानी बेस और भाजक में अंतर कितना करे? 1 करे और पावर क्या रहे? सम संख्या रहे, उस परिस्थिति में पूछेगा जो भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 54 कितना था? 93 के पावर कितना? 200। इसको भाग कितना देना है? 54 94। इस परिस्थिति में यदि कहे भाग देने के बाद शेष क्या बचेगा, तो हमेशा 1 बचता है। क्यों 1 बचेगा? याद रखिएगा, जो यहाँ पर देखिए, जो इसमें 1 यदि जोड़ेंगे तब जाकर के इससे पूरा कट जाता है। तो इसलिए जितना जोड़ना पड़े वही शेष बचता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सीखिए इसका आंसर सी होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए संख्या बहुत बड़ी संख्या दी गई है। देखा जाए गौर से देखिए, बहुत बड़ी संख्या दी गई है। अगर इस संख्या टोटल संख्या को 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? अब एक बताइए, इस पूरी संख्या को यदि 4 से यदि कोई भाग देने लगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसलिए कंपटीशन में
कोई भी प्रश्न बनाइए तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा समय लगेगा तो आपको क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसलिए कुछ टेक्निक सीखना पड़ेगा जो देख करके कैसे कह सकते हैं जिसका आंसर यही होगा। जब नंबर सिस्टम का स्टार्टिंग हम किए थे तो उस समय थ्योरी पढ़ाने वक्त आप लोगों को बताए थे, जब किसी भी संख्या को यदि 4 से भाग देना हो तो पूरे संख्या को 4 से भाग नहीं देंगे, अंतिम 2 अंक यानी दहाई और इकाई के अंक से जो संख्या बनेगी बस उसी को 4 से भाग देना है। तो यहाँ दहाई और इकाई के अंक से बनी संख्या क्या है? 25। और देखा जाए यही 25 को किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है। तो किससे लगता है? 6 चौक 24 और शेष क्या बचता है? 1। तो देखा जाए इस पूरे संख्या को 4 से भाग देने पर एक ही शेष बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा शेष 1 है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चला जाए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए अगली प्रश्न है 10 के पावर n, 10 के पावर n माइनस 1 इसको 11 से विभाजित होगा यदि। अब कर है 10 के पावर n माइनस 1 सदैव हमेशा 11 से विभाजित होगा। अब एक चीज एक अनुमान लगाना है, यह n एक सम संख्या हो, n एक विषम संख्या हो, n एक विषम संख्या हो, n एक प्राकृतिक संख्या हो और n अभाज्य संख्या है। अब ये सबको हम चेक करके बता देते हैं। n एक सम संख्या हो तो n का मान सम संख्या क्या होता है? सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। 2 यदि लेंगे तो 10 के पावर 2 का मतलब 100, 100 में से घटेगा तो 99, 11 से कट जाएगी। अगली सम संख्या 4 होती है तो 10 के पावर 4 का मतलब कितना? 10,000, 10,000 में से एक यदि घटाएंगे तो कितना? 9,999, वो भी 11 से कट जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर लग रहा है जो हो जाएगी। नहीं, बी को चेक कर देते हैं। n एक विषम संख्या हो और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? 1। क्या 10 के पावर 1 लेंगे तो 10 में से 1 यदि घटेगा तो 9, 9 11 से कटेगी, ये आंसर होगा नहीं। n एक प्राकृतिक संख्या हो तो एक चीज है, n एक यदि प्राकृतिक संख्या हो तो एक भी तो प्राकृतिक संख्या होता है, एक सभी हुआ नहीं, वो भी नहीं होगा। अभाज्य संख्या हो, एक चीज है n एक अभाज्य संख्या हो तो n अभाज्य संख्या है तो 2 तो ठीक है, लेकिन अगली अभाज्य संख्या 3 भी है तो 10 के पावर 3 का मतलब कितना? 1000। 1000 में से 1 यदि घटाएंगे तो 999 और 999 11 से कटेगी, नहीं कटेगी, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी क्या होना चाहिए? n एक हमेशा सम संख्या होनी चाहिए। यानी n का मान 2, 4, 6, 8 कुछ भी रखेंगे और उसमें से घटा करके 11 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगी। चला नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए 2 गुने 2 गुने 2 यानी देखा जाए डॉट 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 1000 के अंत में कितने शून्य होंगे? बारीकी से देखिए, ये सब क्या है? सम संख्या। आज के बाद याद रखिएगा, यदि किसी सम संख्या का गुणनफल दिया रहे और उसको आपको पूछ दे जो गुना करने के बाद दाईं ओर से कितने शून्य होगा, तो सबसे पहले लास्ट संख्या लिखिएगा कितना? 1000 अब बटा, और बटा यहाँ पर किससे भाग देंगे? वो था 5 5 5 5 5 था ना, देखा जाए इस टाइप के यदि प्रश्न आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, जो आखिरी संख्या लेकर के, और यदि सम संख्या रहे तो 10 लेंगे। प्राकृतिक संख्या यदि रहता है तो किससे? 5 से भाग देना शुरू करते हैं, लेकिन यदि सम संख्या रहे तो 10 लेंगे और 10 का 5 गुना करते चलेंगे। कब तक? जब तक कि हर अंश से बड़ा ना हो जाए। जब ये बड़ा हो जाएगा तो वहीं से कहानी खत्म कर देंगे। जैसे देखा जाए अब आगे फिर क्या लिखेंगे? 1000 अब बटा इसका 5 गुना कितना होता है? 50 प्लस 1000 इसका 5 गुना कितना होता है? 250 प्लस 1000 इसका 5 गुना कितना होता है? 1250। देखा जाए ये हर जो है क्या हो गया? अंश से बड़ी हो गई, तो यहीं से कहानी क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। देखिए इससे इसको भाग देते थे कितना था? 100। इससे इसको भाग देते थे कितना था? 20। और इससे इसको भाग देते थे कितना था? 4। अब इस सब को यदि जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 124। तो इसलिए इस टोटल संख्या को यदि गुना करेंगे तो गुणनफल जो भी आएगा उसके दाईं ओर से गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? था 124। तो किस ऑप्शन में आपको 124 दिखता है? ऑप्शन नंबर डी में आपको 124 दिख रहा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए अभी चर्चा किए थे, इससे पहले सम संख्या था, ये देखिए क्या गया? प्राकृतिक संख्या। 1 गुने 2 गुने 3 डॉट डॉट कहाँ 200 तक को गुना करने पर कितने शून्य होंगे? तो देखा जाए इसमें हम बोले थे कि सबसे लास्ट संख्या ले लेंगे, और अब ये बोले थे सम संख्या रहेगा तो 10 और 10 का 5 गुना करते चलेंगे। विषम प्राकृतिक संख्या यदि रहे
तो उसको जो है से 5 से भाग देंगे और उसी का 5 गुना करते चलेंगे। तो 5 + 200 बटा इसका 5 गुना कितना 25। ये तब तक करेंगे जब तक कि हर जो है अंश से बड़ा ना हो। जब ये बड़ा होगा तो वहीं से कहानी खत्म करेंगे। प्लस ये 200 बटा इसका 5 गुना कितना 125 प्लस ये 200 और इसका 5 गुना 625। तो देखिए यहीं से कहानी खत्म कर दिए। क्यों? तो हर अंश से बड़ा हो गया। इससे इसको भाग देंगे तो 40 पंचे 200 प्लस इसको इससे भागेंगे तो 25 अट्ठे 200 प्लस इससे भाग देंगे तो कटेगा ही नहीं। लेकिन आज के बाद एक चीज़ सीख लीजिए, इससे इसमें भाग देने पर कटे या न कटे हमको उससे मतलब नहीं है। हमको बस ये देखना है कि आखिर अंश में हर से यदि भाग देने पर आखिर लगेगा किससे। तो 200 में यदि 125 से भाग देंगे तो किससे लगेगा 1 से, और जिससे लगे वही लिखेंगे। और सबको यदि जोड़ देंगे तो आखिर शून्यों की संख्या कितनी होगी 49। तो देखिए आपको किस ऑप्शन में 49 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में 49 दिख रहा है। ध्यान दीजिए, प्राकृतिक था तो 5 से भाग देना शुरू किया, इसका 5 गुना करते गए। सम संख्या रहते तो 10 से भाग देते और उसका 5 गुना करते जाते। लेकिन विषम संख्या यदि रहे तो विषम संख्या को विषम संख्या से गुना करने पर कभी भी दाईं ओर से शून्य नहीं आता है। इस चीज को ध्यान देना। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा यहाँ पर दिया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 55 का स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए 1 से लेकर के 55 तक की संख्या के वर्गों का योग यदि निकालेंगे तो उसका इकाई के स्थान पर क्या होगा। आप एक चीज बताइए, किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए आप लोग को बताए थे, वर्गों का योग लाने के लिए हम बताए थे, उसके लिए फॉर्मूला बताए थे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा क्या लिखाए थे 6। जहाँ तक प्राकृतिक संख्या है ना, तो जहाँ तक प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग यदि लाना हो तो यही फॉर्मूला आप लोग को सिखाए थे। तो n के जगह पर क्या लिखेंगे हम, देखिए 55 गुने 55 प्लस 1 कितना 56 गुने 55 गुना 110 एक कितना 111 बटा ये क्या करते 6। अब देखिए काटिए, इसको इससे काटेंगे तो 28 दूना 56 और 3 दूना 6, और इससे यदि इसको काटेंगे 3 तिया 9 2 21 7 तिया 21। अब देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब ये संख्या कितना भी संख्या को गुना करने के लिए कहे इकाई यदि अंक लाना हो तो इसका गुणनफल में देखिए गुना करने के बाद रिजल्ट कुछ भी आए हमको उससे मतलब नहीं, हमको इकाई का अंक क्या होगा। तो बस बोले थे ना, जब इकाई अंक लाना हो तो केवल इकाई अंक को ही गुना करेंगे। ये 5 को 8 को गुना करते 8 पंचे 40 और 40 में इकाई का अंक क्या आएगा 0। और 0 को यदि 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा, किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 ही आएगा। इसीलिए इस संख्या को गुना करने पर दाईं ओर क्या होगा 0 आ जाएगा। इसलिए इकाई के स्थान पर क्या होगा 0, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को यदि तोड़ करके आप जोड़ने लगिएगा तो बहुत समय लग जाएगा, मेरे ख्याल से आधा घंटा लग जाएगा। लेकिन मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में ये तरीका अप्लाई करके आप लोग इकाई का निकाल सकते हैं। तो सीखिए हम कैसे निकालेंगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा अगली प्रश्न है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 99 का क्यूब, यानी 1 से लेकर के 99 तक के प्राकृतिक संख्या के घन का योग करने पर इकाई का अंक क्या होगा। देखा जाए आपको बताए थे जब प्राकृतिक संख्या के घनों का योग कैसे निकालते हैं, वो उसके लिए फॉर्मूला लिखाए थे n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 टू दी पावर क्या लिखाए थे होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला लिखाए थे, याद कीजिए नंबर सिस्टम के स्टार्टिंग में। तो n के जगह पर क्या है 99, यहाँ 99 गुने देखा जाए कितना 100, 99 गुने 99 में जुटेगा तो कितना 100 और बटा कितना 2। और इस पूरे का क्या करना है, ये वर्ग करना है। इससे इसको काटते तो क्या आता देखा जाए 50 आता कि नहीं आता। और बहुत बारीकी से नजर दिए रहिए। अब देखिए इसको इससे गुना करने पर इकाई अंक लाना है। तो देखिए 9 को इस 0 से यदि गुना करेंगे तो इकाई का स्थान पर क्या आएगा 0। और 0 का यदि वर्ग भी करेंगे तो इकाई का स्थान पर क्या होगा 0 का वर्ग 0 ही ना आता है। इसलिए इस संख्या को तोड़ने पर रिजल्ट जो भी आए पता नहीं, लेकिन इकाई के स्थान पर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में 0 है, ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को 0 दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा अगली प्रश्न आ गया जो देखिए 4 के पावर 1 प्लस 4 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 4 प्लस 4 के पावर 100 का इकाई अंक क्या होगा। बहुत बारीकी से देखिए देखा जाए तो अब एक काम कीजिए, 4 के पावर जो भी विषम है उसको एक तरफ करते हैं और 4 के पावर जो भी सम है उसको एक तरफ करते हैं।
देखा 4 के पावर 1 प्लस 4 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 5 प्लस और डॉट 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 कहाँ तक 4 के पावर 99। यहाँ तक हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख, क्यों 4 के पावर 100 तक लिखना है, तो विषम कहाँ है 4 के पावर 99 होगा। इसी तरह से अब 4 के पावर सब सम संख्या को लिखते हैं, तो देखा 4 के पावर कितना 2 प्लस 4 के पावर 4 प्लस 4 के पावर 6 प्लस और डॉट 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 कितना 4 के पावर कितना 100 लिख दिए। अब एक चीज बताइए, यहीं पर थोड़ा टेक्निक अप्लाई करना है। एक चीज बताइए, 1 से लेके 100 तक में क्या ठो विषम संख्या, यदि पावर विषम सारा है 99 तक, तो क्या ठो विषम संख्या होगा 50 ठो नहीं, और 1 से लेके 100 तक में क्या ठो सम संख्या होगा, वो भी 50 ठो नहीं, आधा सम आधा विषम होता। और बारीकी से नजर रखिए, 4 का पावर जब भी विषम संख्या होगी, जैसे 1 है तो 4 का पावर 1 का मतलब कितना 4 है, 4 का पावर 3 का मतलब क्या 4 चौका 16 चौका 64, यानी इकाई के स्थान पर क्या आएगा 4 ही आएगा। इसी तरह से तब प्रत्येक बार जो है सो क्या आता है जो इकाई के स्थान पर क्या आता है 4 ही आता है। एक संख्या को तोड़ने पर इकाई के स्थान पर 4 आता है, तो 50 संख्या को तो 50 से गुना कर दीजिए। इसी तरह से 4 का पावर यदि सम संख्या आ जाए तो देखिए 4 चौका 16 इकाई के स्थान पर 6 आएगा। 4 का पावर 4 देखिए 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256 इकाई के स्थान पर क्या आता है 6 ही आता। तो यानी कहने का सेंस है 4 का पावर जब भी सम हो तो इकाई के स्थान पर 6 आता है, तो एक बार तोड़ेंगे तो 6, तो 50 बार में कितना 50 से गुना कर दीजिए और इस दोनों को जोड़ दीजिए। इसको गुना करने पर देखिए 50 होगा 200 और इसको भी तोड़ेंगे तो 50 छक्के 300। तोड़ने के बाद रिजल्ट जो भी हो, देखिए हमको इकाई अंक चाहिए ना, और इकाई अंक लाने के लिए तो 0 में 0 को यदि जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आता है इकाई का। इसका इस संख्या को जोड़ने पावर तोड़ करके जोड़ने के बाद रिजल्ट जो भी हो, लेकिन इसको गुना इकाई के स्थान पर क्या आता है शून्य ही आएगा। इसलिए देखिए किस ऑप्शन में देखेंगे शून्य है, तो ऑप्शन नंबर ए में शून्य दिखता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए अगली प्रश्न है, यदि कोई घड़ी प्रत्येक घंटे में सही संख्या में बजे तो एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। अब एक चीज है सही संख्या में बजे, जैसे कहने का सेंस है यदि कोई घड़ी में 1 बज रही है, आप लोग देखे होंगे बेल वाली जो घड़ी होती है, बेल वाली घड़ी में क्या होता है यदि 1 बजती है तो 1 बार टर्न करता है, 2 बजती है तो 2 बार टर्न करता है, 3 बजती है तो 3 बार टर्न करता है। लेकिन घड़ी जो होती है कितना 12 घंटे का, जनरली हम लोग जो घर में यूज करते हैं वो घड़ी कितनी 12 घंटे वाली घड़ी होती है। जैसे देखिए 1 बजेगा तो 1 बार बजेगा, 2 बजेगा तो 2 बार, 3 बजेगा तो 3 बार। इसी तरह से यदि 12 बजेगा तो कितनी 12 बार नहीं। तो एक चीज है यदि दिन में सब इतनी बार बजेगा नहीं, तो इसका मतलब यदि दिन में इतनी बार बजेगी तो रात में भी इतनी बार बजेगी, तो उसी का क्या करेंगे हम लोग दुगुना कर देंगे। नहीं 12 घंटे का घड़ी यदि दिन 12 घंटे की होती है तो रात भी तो 12 घंटे की होती है कि नहीं, तो एक दिन यानी कि मतलब 24 घंटे, तो 24 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी तो उसी को दुगुना कर दिए। और आप लोग को पता ही है 2 आगुने 1 से लेकर 12 तक के प्राकृतिक संख्या के योग निकालना सिखाए थे। क्या लिखाए थे, जो संख्या दिया रहे उसी को एक बढ़ा करके गुना करके n इंटू एन प्लस 1 बाई क्या लिखाए थे 2, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, और इसी 2 से ये 2 कट गया तो 12 को 13 से गुना करें तो 12 13 कितना 156। तो एक दिन यानी टोटल 24 घंटा में वो घड़ी कुल कितनी बार बजेगी 156 बार। 156 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिख रहा है जब 156 है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आगे देखिए दिया जब n को 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आता है 4 आता है। देखिए ये n है, इसको किस से 6 से भाग देने पर शेष क्या आता है 4 आता है। तो कह रहा है ये 2n को 6 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, यही हमको निकालना है नहीं। अब बारीकी से नजर रखिए, n का मान कुछ भी सोच लीजिए, नहीं सोचा है तो यही दोनों को जोड़ दीजिए। बस वे सबसे छोटी संख्या लाने के लिए यही दोनों 6 को और 4 को यदि जोड़ दीजिए तो n का मान कितना ले लें 10। अब 10 को 6 से भाग दीजिए तो कितना 1 से लगेगा और शेष कितना बचेगा 4 बचेगा। तो इसीलिए अब n का मान यदि 10 ले लिए तो ये n का 2n का मान कितना हो जाता है इस एग्जाम्पल के थ्रू 20। अब 20 को यदि 6 से भाग दें तो 36 18, और 18 यदि उसमें से घटा लेंगे तो शेष कितना बचेगा 2। तो इसलिए देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसलिए इसका आंसर जो है बी होगा। देखा जाए
मान लीजिए आपको मन होता है नहीं सर हम 10 नहीं लेंगे, हम कुछ और लेंगे, हम 16 ले लेते हैं। एक चीज है, हम यदि 16 ले ले तो एक चीज है 6 दूना 12, 16 में से यदि 12 यदि घटेगा तो शेष कितना बचता, 4 बचता है कि नहीं बचता। इसीलिए n का मान यदि हम 16 लेंगे तो 16 दूना 32, अब 32 को 6 से भाग देंगे तो 6 पंचे 30, 30 यानी 32 में से 30 घटता है क्या बचता है, शेष 2 ही बचेगा कि नहीं बचेगा। इसीलिए n का मान कुछ भी लीजिए, यदि शेष 6 से भाग देने पर 4 शेष बचता है तो 2n का मान यदि हम लेंगे तो हमेशा सदैव क्या होगा, 2 ही शेष बचेगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए छोटी संख्या कौन सी है, ऑप्शन देख करके आपको बताना है ये छोटी संख्या कौन सी है। हम लिख देते हैं ऑप्शन को उधर से देख करके, ये क्या है 4/9 है। उसके बाद रूट अंडर क्या है 9/45 है कि क्या लिखेंगे, रूट अंडर 9/49 है कॉमा, उसके बाद देखिए 0 पॉइंट क्या है 4545 है और कॉमा 0.8 का होल स्क्वायर है। थोड़ा इसको हम एक लाइन क्लियर कर देते हैं आप लोगों को। देखिए ये 4 क्या है 9 है, इसका रूट तोड़ते तो ये कितना था 3 क्या था 7। इसको अभी तोड़ करके दशमलव के बाद यदि जितने अंक के ऊपर बार रहे, यहाँ पर बार लगा है आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में छूट गया है, तो जितने अंक के ऊपर बार रहे हम लोग क्या करेंगे, बार को हटाने के लिए इसको इस ऑप्शन को बढ़िया से लिख देते हैं। देखिए इस ऑप्शन को इसको तोड़ने के लिए कॉमा है, सब में कॉमा है, तो देखिए इसका बार ब्रैकेट हटाने के लिए ये 45 बटा जितने अंक के ऊपर बार रहे उतना क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे कॉमा। यहाँ पर देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। यहाँ देखिए एक अंक के बाद दशमलव है तो वर्ग करेंगे तो कितना 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर। और इसको यदि दशमलव हटाते तो बट्टा क्या होता है 100। देखिए काटिए, इससे यदि इसको 9 से काटे 9 पचे 45 है 11 9 99, इसको 4 से काटे 16 चौका 64 25 होगा 100। देखिए अब हमको यदि कहे जो इसमें सबसे छोटी कौन है तो देखिए कैसे पता करेंगे, दो को कंपेयर करेंगे, बड़ी छोटी आपको भिन्न में बड़ी छोटी कैसे निकालते वो सिखाए थे। 7 चौका 28 और 9 तिया 27, 28 छोटी है कि 27 छोटी है, 27 छोटी है, इसलिए इसका काम खत्म। अब ये दोनों में कंपेयर करेंगे, 11 तिया 33 और 7 पंचे 35, ये 35 छोटी होगा कि 33 छोटी होगा 33, इसलिए इसका भी काम खत्म। अब इस दोनों का कंपेयर करेंगे तो देखिए 25 तिया 75 और 16 सत्ते 112, तो 112 छोटी होगा कि 75 छोटी, 75 छोटी, तो इसका भी काम खत्म। तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी 3/7, तो देखेंगे 3/7 किसका था, रूट अंडर 9/49 का, ये 49 है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा एरर था इसलिए हम लोग इधर कर दिए, तो इसलिए आप लोग सीखिए जो इस हम लोग छोटी संख्या कैसे निकालेंगे। चलो ये नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा यहाँ पर ये देखिए क्यूब होगा, यहाँ 1.5 इंटू आपको 3 दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग इसको क्यूब मान लीजिएगा, सब जगह क्या कीजिएगा क्यूब मान लीजिएगा, इंटू इतना इतना इतना, और यहाँ ये 2 जो दिख रहा है इसको स्क्वायर मान लीजिएगा, ये क्या है स्क्वायर है, और इंटू इतना इतना, हाँ इतना 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 ठीक है। अब एक चीज गौर से देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए, देखिए इसको ए मानिए बी मानिए और इसको सी मानिए, तो ये क्या होता है, देखिए स्ट्रक्चर दे ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू माइनस 3, देखिए ये क्या है ए 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ये क्या है सी, और देखिए बट्टा है, बट्टा यहाँ पर देखिए क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस देखा जाए क्या है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस स्ट्रक्चर में है, क्या है इसी स्ट्रक्चर में है, इसलिए सीखिए। देखिए ये बी सी था माइनस सी ए, अब देखिए यहाँ भी सी था, देखा जाए यदि ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए इस फॉर्म में आ जाए तो देखिए एक फार्मूला होता है
जब इतना बराबर देखिए क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब बट्टा पे जो दिया वही लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखा जाए गौर से देखिए ये पार्ट से ये पार्ट कट जाता कि नहीं कट जाता, यहाँ पर क्या बच जाता ए प्लस बी प्लस सी, यही ना बच जाता है। देखिए ये सारा चीज स्ट्रक्चर जो लिखे हैं आपको अब समझाने के लिए, नहीं तो हमको यदि कहता तो हम कहते भाई इसको 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 जोड़ दो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, लेकिन आप लोग कहते कैसे जोड़ देंगे, तो इसलिए इस चीज़ को सीखिए। तो यहाँ पर क्या लिखना है 1.5 प्लस 4.7 और प्लस कितना है 3.8 इस सब को यदि जोड़ देंगे देखिए 8 7 15 5 20 हासिल कितना बचा 2 4 3 7 1 8 8 2 10 एक अंक के बाद दशमलव देंगे और दशमलव के बाद जीरो का तो कोई वैल्यू होता नहीं, इसलिए क्या बचा 10। तो देखेंगे किस ऑप्शन में आंसर 10 है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 10 हो जाएगा। चलो ये नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए अगली प्रश्न है एक बाग की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी की उसमें पंक्तियां हैं। एक तूफान में 111 पेड़ उखड़ जाने के उपरांत बाग में पेड़ों की संख्या कितनी बच गई 1914 रह जाती है। तो बाग में पेड़ों की पंक्तियों की संख्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पेड़ उखड़ गया कितना 111, अब पेड़ बचा है कितना 1,09,14। तो सबसे पहली बात देखिए गौर से जो 10,914, तो सबसे पहले देखेंगे जो उस बाग में टोटल पेड़ कितना था इसको जोड़ दीजिए। तो 5 4 1 5 क्या लिखेंगे 5, यहाँ पर देखिए 1 1 2, यहाँ पर 9 1 10 और यहाँ पर देखिए जीरो में एक यदि जोड़ेंगे देखिए तो उस बाग में यदि कहता टोटल पेड़ कितने हैं तो हम लोग क्या कहते हैं जो 11,025। नहीं कंडीशन देखिए गौर से देखिए कह रहा था जो एक बाग में प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पेड़ है जितना कि पंक्ति की संख्या है, नहीं तो इसीलिए यदि एक पंक्ति में कितना x पेड़ है तो पंक्ति की संख्या भी कितना होगा x ही होगा, नहीं मान लेते हैं। तो आखिर उस बाग में टोटल पेड़ कितना होगा x स्क्वायर, नहीं x स्क्वायर, लेकिन उस बाग में टोटल पेड़ था कितना 11,025। अब देखिए इसी को यदि हम लोग एक लाइन लिख देते ये क्या होता है एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर हम लोग क्या करते स्क्वायर रूट लगाते कि नहीं लगाते, तो x इजकल टू यदि निकालते तो आप लोग को वर्गमूल निकालने का तरीका सिखाए थे। जो यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा बाद बाकी जो बच गया वो सब का जोड़ा ले लेंगे। इकाई के स्थान पर क्या दिख रहा है, इकाई के स्थान पर आपको क्या दिख रहा है 5, तो किसका वर्ग करेंगे तो इकाई का स्थान पर 5 आएगा। तो आप लोग को पता ही है जब 5 का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 5 आता है तो 5 लिख दिए। और किसका वर्ग करेंगे तो 110 के बराबर या 110 से कम आएगा, तो 10 का 11 का करेंगे तो 121 ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 का तो 10 लिखेंगे। तो x का मान कितना आ गया 105। अब एक चीज बताइए उस भाग में यदि आपको पंक्ति की संख्या पूछे तभी भी 105 होगा, क्यों पंक्ति भी x और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ भी क्या है x, तो इसलिए आपको जो भी पूछे जो उस भाग में पंक्ति की संख्या पूछे तो 105 होगा। पूछेगा प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितना है तो वो भी क्या कहेंगे हम लोग 105 ही होगा। तो इसलिए पंक्तियों की संख्या क्या है 105। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा उस भाग में पंक्ति की संख्या कितनी है 105, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलो ये नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए नेक्स्ट प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, लीजिए पहली संख्या अगुणे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए दूसरी संख्या बराबर कितना 120 है, उनके वर्गों का योग 289। आप देखिए पहली संख्या के वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग का योग कितना है 289 है। तो कह रहा है तब दोनों संख्या का योग क्या होगा। अब दोनों संख्या देखिए दो रास्ता आपके पास है, अब दोनों संख्या का योग क्या होगी उसके लिए हम फार्मूला बता देंगे और नहीं तो एक अनुमान विधि होता है वो भी बता देंगे। आप लोग को सोचना है जो कोई ऐसी संख्या सोचिए जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए 120 और वर्ग करके गुना करने पर 120 और वर्ग करके जोड़ने पर कितना आ जाए 289। तो हमको तो दिख रहा है जो एक संख्या कितना ले ले 15 का
और दूसरी संख्या ले ले 15 अट्ठे 120। तो हमको तो ये दिख रहा है 15 और 8, 15 अट्ठे कितना 120, बस है। इसका वर्ग करते थे कितना 225, यहाँ पर देख लीजिए, इसका वर्ग करते थे कितना होता है 225 और प्लस इसका वर्ग करते थे कितना आता है 64। ये दोनों को यदि जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ने पर कितना आता है 289 आता है कि नहीं आता है। इसलिए एक रास्ता तो ये है जो हम लोग चेक कर लेंगे, ये दोनों का योग 15 8 23, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, दोनों संख्या का योग क्या होगा 23 होगा। लेकिन आप लोग कहेंगे सर यदि हमको अनुमान नहीं लगे तब क्या करेंगे, तो इसलिए सीख लिए जो दो संख्या का यदि योग के लिए एक फॉर्मूला होता है, सीखिए इसका योग के लिए पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 इंटू पहली संख्या गुने क्या लिखते हैं दूसरी संख्या। ये फार्मूला अप्लाई कर लीजिएगा और ये फार्मूला अप्लाई कर लीजिएगा तो आप लोग का आंसर इसी से निकल। क्यों, इसका यदि वर्ग हटाएंगे तो सबका क्या हो जाएगा, इधर से सबका रूट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये फार्मूला अप्लाई करके हम दोनों संख्या का योग निकाल सकते हैं। तो इसलिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसे स्ट्रक्चर से निकालिए नहीं तो अनुमान लगा करके निकाल दीजिए, जैसे मन करे वैसे कर दीजिए। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी संख्या के वर्ग को उसके घन से, देखिए संख्या को हम n मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, यदि किसी संख्या के वर्ग को उसके घन में से घटाया जाए तो संख्या का घन यदि कहता था क्या होता है n³ में से घटाया जाए तो शेषफल क्या आता है, शेषफल आएगा इतना, लेकिन शेषफल आता है कितना 48। तब गढ़वा संख्या क्या होगी, ऑप्शन से निकल जाते हैं। ये ऑप्शन से देखिए, पहली संख्या यदि 8 लेंगे तो 8 का क्यूब कितना 512, 8 का स्क्वायर 64, क्या अंतर 48 आएगा, वो ऑप्शन होगा नहीं। 6 लेंगे तो n का क्यूब 216, n का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना 36, 216 में से 36 घटाएंगे तो क्या अंतर 48 आएगा, वो भी नहीं होगा। n का मान 5 लेंगे तो 5 का क्यूब 125 और 5 का स्क्वायर 25, 125 में से 25 घटाएंगे तो 48 आएगा, वो भी नहीं। n का मान देखिए 4 यदि लेते हैं, यदि हम n इक्वल टू क्या ले लें 4 लेते हैं तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये दोनों का अंतर देखिए 48 आता है कि नहीं आता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में 4 दिया है, तो इसलिए वो संख्या कौन सी होगी 4 होगी। चला जाए नेक्स्ट प्रश्न, चला जाए। आज का क्लास आप लोगों को सफलतापूर्वक हमने समाप्त किया, नंबर सिस्टम आप लोग का कंप्लीट हुआ और आशा करते हैं जो आप लोग नंबर सिस्टम बढ़िया से सीख होंगे। और यदि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग को लगे तो हम आप लोग को बीच बीच में लेके आते रहेंगे और अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे अब एक नया चैप्टर आप लोग के बीच लेके आएंगे और जम करके तैयारी कीजिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।